नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी। क्लास 9th की हिंदी में पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर अपना हिंदी व्याकरण का टॉपिक कारक, जिसको हम काफी एक हद तक पढ़ चुके हैं। यानी कि इसके प्रकार जो है, हमने यहाँ पर आपको 8 प्रकार बताए थे और 8 प्रकारों में से हम यहाँ पर 4 से 5 जो है प्रकार पढ़ चुके हैं कि कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं और उनके विभक्ति चिन्ह क्या है और उनका प्रयोग हम कैसे करते हैं। तो इस तरह से ही हम आज आगे बढ़ेंगे और आप लोगों ने जहां तक नोट डाउन किया है बिल्कुल वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे और साथ ही समझेंगे भी। तो देखिए, हमने यहाँ पर कारक के विषय में, जैसे कारक की परिभाषा हमने पढ़ी थी और कारक के विभक्तियां हमने पढ़ी थी और उसके बाद हमने यहाँ पर हिंदी में जो 8 कारक होते हैं उन्हें विभक्ति चिन्हों के साथ एक तरह से हमने इस तरह से यहाँ पर आपको दिखाया। विभक्ति चिन्हों के साथ हमने यहाँ पर दिखाया है और इसको आपको हमेशा के लिए याद करना है, कंठस्थ करना है। कर्ता कारक की विभक्ति है ने, कर्म कारक की विभक्ति है को, करण कारक की विभक्ति है से, संप्रदान कारक की विभक्ति है को, अपादान कारक की विभक्ति है से, और उसके बाद संबंध कारक की का के की, अधिकरण कारक की मैं और पर। उसके बाद जो संबोधन कारक आता है उसकी विभक्ति है हे, अरे, अहो। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हमने जो विभिन्न अलग अलग तरह के जो कारक हैं उनको विभक्ति चिन्हों के साथ पढ़ा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर कर्ता कारक को पढ़ा। तो कर्ता कारक का जो है हमने यहाँ पर जाना कि जो कर्ता कारक है से अधिकरण तक, कर्ता कारक से अधिकरण तक जो भी विभक्तियां लगती हैं वो या तो वाक्य के बीच में लगती हैं या वाक्य के अंत में लगती है। ध्यान दीजिएगा, कर्ता कारक से लेकर अधिकरण कारक तक की जो विभक्तियां होती है या तो वाक्य के अंत में लगती है या वाक्य के बीच में लगती है। परंतु जो आपका संबोधन कारक होता है, जैसे हे, रे, अरे, ये जो है ये आपका किस में लगता है? ये आपका हमेशा पूर्व में लगता है, यानी कि संबोधन है, संबोधित किया जा रहा है। ठीक है, जो संबोधन कारक है जो ये, यानी कि संबोधित जब हम किसी को करते हैं, अरे सुनो, ये हम कहाँ करते हैं? शुरुआत में करते हैं। तो ये सब पूर्व में लगाए जाते हैं। तो इस तरह से ये हमने एक विशेष बात यहाँ पर पढ़ी है कारकों के विषय में। और उसके बाद हमने कारकों के प्रकार यहाँ पर पढ़े। कर्ता कारक, उसके बाद देखिए कर्ता कारक में यहाँ पर मैंने आपको कुछ विशेष चीजें बताई थी कि वर्तमान और भविष्यत काल में, वर्तमान और भविष्यत काल में कर्ता कारक का चिन्ह नहीं लगाया जाता। वर्तमान और भविष्य काल में जो है कर्ता कारक का चिन्ह नहीं लगाया जाता। जैसे लड़का आता है, ठीक है, या आप देख सकते हैं राधा नाचती है। तो ये क्या है? ये वर्तमान काल के सेंटेंस हैं। ठीक है, ये क्या है? वर्तमान काल के वाक्य हैं। तो वर्तमान काल के वाक्य, और मैंने यहाँ पर क्या कहा आपको? भविष्यत काल, जैसे लड़का चित्र बनाएगा, लड़का चित्र बनाएगा। तो ये है आपका भविष्यत काल का, लड़का चित्र बनाएगा। तो ये जो है इस पर भी आपका कर्ता कारक की विभक्ति नहीं लगती। तो ध्यान दीजिएगा, हर एक चीज में मैं आपको कुछ अलग बातें बताऊंगी जिनको आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये है आपका कर्ता कारक में। कर्ता कारक में एक विशेष बात है कि यहाँ पर जो कर्ता कारक की विभक्ति है वो ने, और वो हमेशा कर्ता काम करने वाले व्यक्ति के विषय में बताती है, इसीलिए उसको कर्ता कारक कहा जाता है। और ये विभक्ति हमेशा वर्तमान काल और भविष्यत काल में
नहीं लगती, यानी कि उन वाक्यों में नहीं लगती जहां जो वर्तमान काल के वाक्य हैं या भविष्य काल के वाक्य हैं। तो यहाँ पर जैसे दो वाक्य लिखे हैं, राधा नाचती है और लड़का आता है, ये दोनों ही वर्तमान काल के हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी विभक्ति नहीं लगी हुई है। लड़का चित्र बनाएगा, ठीक है, लड़का चित्र बनाएगा, तो ये आपका भविष्य काल का वाक्य है, तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि इसमें भी यहाँ पर कोई भी विभक्ति नहीं लगी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो काम करने वाले व्यक्ति हैं वो स्पष्ट तो हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर विभक्ति नहीं लगी हुई है। इस तरह से हमने यहाँ पर आगे जो हमारा दूसरा पॉइंट था कर्म कारक, कर्म कारक में भी मैंने यहाँ पर आप लोगों को एक चीज बताई कि कर्म कारक जो होता है, यहाँ पर कर्म कारक में आपने अप्राणीवाचक, जो अप्राणीवाचक कर्म होता है उसके साथ भी विभक्ति नहीं लगती है। ध्यान दीजिएगा, अप्राणीवाचक में भी विभक्ति नहीं लगती है। अब यहाँ पर देखिए अप्राणीवाचक क्या होता है, प्राणीवाचक या अप्राणीवाचक, या कह सकते हैं सजीव और निर्जीव, यानी कि जहां पर निर्जीव कर्म होगा, ध्यान दीजिएगा, जहां पर कर्म जो है निर्जीव होगा वहां पर ये कर्म कारक की विभक्ति नहीं लगेगी। यानी कि जहां पर कर्म निर्जीव होगा वहां पर कर्म कारक की विभक्ति नहीं लगेगी। तो दोनों एग्जाम्पल देखिए, मोहन ने राम को बुलाया, राम सजीव है कि निर्जीव है? साइंस में पढ़ा है ना, सजीव किसे कहते हैं, निर्जीव किसे कहते हैं। सजीव कौन होते हैं, निर्जीव कौन होते हैं? जो सांस लेते हैं, जो ग्रो करते हैं, जो चलते हैं, जो बोलते हैं, जो खाना खाते हैं, वो सब सजीव हैं, ठीक है। और जो बिल्कुल जो सांस नहीं लेते, जो ग्रो नहीं करते, जो चलते नहीं है, वो सब क्या है, निर्जीव हैं। तो हमने कहा सजीव जो हमेशा कर्म होता है उसी पर आपकी को की विभक्ति लगती है, कर्म कारक की विभक्ति को है, और निर्जीव कर्म में को की विभक्ति नहीं लगती। तो जैसे आपके एग्जाम्पल है यहाँ पर, मोहन ने राम को बुलाया, और दूसरा एग्जाम्पल है मोहन ने दूध पिया, मोहन ने दूध पिया। तो देखिए यहाँ पर जो दूध है वो आपका कर्म है, कर्म करने वाला व्यक्ति कौन है, मोहन। दूध किसने पिया, मोहन ने पिया। तो मोहन के आगे आप देख सकते हैं आपका कर्ता कारक की विभक्ति ने लगी हुई है, यानी कि काम करने वाले व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है कि मोहन ने दूध पिया। तो देखिए दूध क्या है, वो कर्म है, दूध क्या है, वो कर्म है। तो लेकिन कैसा कर्म है, सजीव कर्म है कि निर्जीव कर्म है? जाहिर सी बात है दूध जो है वो निर्जीव कर्म है, तो इसीलिए उसके आगे आप देख सकते हैं को की विभक्ति नहीं लगी है। कहीं पर भी आप ऐसे नहीं देखेंगे कि मोहन ने दूध को पिया, ठीक है, श्याम ने टॉफी को खाया, ठीक है, ऐसा कहीं पर आपको नहीं दिखाई देगा। तो मोहन ने दूध पिया, यानी कि निर्जीव कर्म जहां पर होगा वहां पर को की विभक्ति नहीं लगेगी। तो ये आप देख सकते हैं, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य मैंने यहाँ पर आपको बताया। और कई वाक्यों में दो दो कर्म होते हैं, ठीक है, कई वाक्यों में दो दो कर्म होते हैं, तो जिसमें अब कर एक तरह से सजीव कर्म होगा, एक निर्जीव कर्म होगा, तो वहां पर आपका निर्जीव कर्म जो होगा उस पर को की विभक्ति नहीं लगेगी। तो जैसे अगर मैं कहूं अध्यापिका ने बच्चों को पाठ पढ़ाया, ठीक है, अगर मैं कहूं सीधे एक वाक्य, अध्यापिका ने बच्चों को पढ़ाया, अध्यापिका ने लिख भी सकते हैं अध्यापिका ने बच्चों को पढ़ाया। तो देखिए अब यहाँ पर बच्चों को अध्यापिका ने, पढ़ाने वाली कौन है, अध्यापिका है, तो अध्यापिका के आगे कर्ता कारक का चिन्ह लगा हुआ है, लेकिन बच्चों को किसको पढ़ाया, बच्चों को, बच्चे क्या है, कर्म है, लेकिन किस तरह के कर्म है, सजीव कर्म है, इसीलिए अध्यापिका ने बच्चों को पढ़ाया। अब इसी को मैं थोड़ा सा सेंटेंस को आगे बढ़ा देती हूँ और इसमें एक आपका कर्म और जोड़ देती हूँ, वो है कि अध्यापिका ने बच्चों को पाठ पढ़ाया, ठीक है। आप देखिए अध्यापिका
ने बच्चों को पाठ पढ़ाया। अब यहाँ पर दो कर्म है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर दो कर्म है, कौन कौन है वो दो कर्म? एक तो है बच्चों, दूसरा है पाठ। तो हमेशा जो सजीव कर्म होगा उसके साथ ही को की विभक्ति लगेगी। तो अध्यापिका ने बच्चों को, अध्यापिका ने बच्चों को, बच्चे सजीव कर्म है इसीलिए यहाँ पर को की विभक्ति लगी है। पाठ जो है वो निर्जीव कर्म है तो वहां पर को की विभक्ति नहीं लगेगी। यानी कि कहीं पर भी आपने ऐसा नहीं पढ़ा होगा या कहीं पर भी आप ऐसी गलती नहीं करेंगे कि अध्यापिका ने बच्चों को पाठ को पढ़ाया, अध्यापिका ने बच्चों को पाठ को पढ़ाया, तो को नहीं लगेगा निर्जीव कर्म में। पाठ यानी कि चैप्टर, तो वो तो निर्जीव है, सजीव तो नहीं है, ठीक है। इसी तरह माँ ने बच्चे को बुलाया, बच्चा क्या है? सजीव कर्म है। और यहाँ पर देखिए मैंने ये बताया था आपको कि कुछ संदर्भों में को की विभक्ति नहीं लगती, तो बिल्कुल मैंने यहाँ पर जैसे आपको बताया कि मोहन ने दूध पिया, तो बिल्कुल वही चीज है कि दूध जो है वो निर्जीव कर्म है, ठीक है। तो इस तरह से कर्म कारक की विभक्ति भी आप लोगों को समझ में आ गई। अब यहाँ पर जो कर्म कारक की विभक्ति के बाद देखिए दोनों की एक एक चीजें मैंने आपको यहाँ पर बता दी। कर्ता कारक में क्या होता है? वर्तमान काल और भविष्य काल में कर्ता कारक का चिन्ह नहीं लगता है। और कर्म कारक में यहाँ पर निर्जीव कर्म के साथ को की विभक्ति नहीं लगती है, ठीक है। अब करण कारक, करण कारक में क्या होता है? जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया कि संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने के साधन का बोध होता है उसको कहते हैं करण कारक। तो साधन का बोध हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे? प्रश्न करेंगे। यहाँ पर आप प्रश्न करेंगे, कैसे आप पता लगा पाएंगे? तो यहाँ पर आप पता लगाएंगे दो शब्दों से, किससे या किस चीज से, ठीक है। किससे या किस चीज से, ये दो आप प्रश्न करेंगे, तभी आप क्या करेंगे? जो उत्तर प्राप्त होगा वो आपका होगा करण कारक। वो क्या होगा? करण कारक। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने करण कारक को भी कंफर्म किया था। तो बहुत सारे, लड़का कलम से लिखता है, बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पर बताए थे। तो सब कारकों की अपनी कुछ ना कुछ विशेषताएं हैं जो आपने याद रखनी है। उसके बाद देखिए यहाँ पर संप्रदान कारक था। तो संप्रदान कारक में मैंने आपको बताया कि यहाँ पर किसी को देने के लिए, किसी को कुछ देने के लिए या किसी को कुछ दिया जब जाता है तो उसके लिए ये प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर मैंने बताया आपको, रामू को एक फल दो, संप्रदान कारक की विभक्ति है को और के लिए। संप्रदान कारक की विभक्ति है को और के लिए। देखिए यहाँ पर संप्रदान कारक में आप देख सकते हैं कि दोनों तरह के कारकों का प्रयोग किया जा रहा है। जैसे रामू को एक फल दो और बच्चे के लिए खिलौना खरीदा, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर आप कहेंगे कि मैम अगर ये वाला वाक्य आता है तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये कर्मवाच्य है, कर्म कारक है, या आपका संप्रदान कारक है? क्योंकि ये तो जाहिर सी बात है बच्चों को यहाँ पर कंफ्यूज करेगा। अगर आप कहेंगे मैम अगर ये सेंटेंस, ये वाक्य अगर एग्जाम में आ जाता है तो हम कैसे पता करेंगे कि ये कर्म कारक है या संप्रदान कारक? क्योंकि अभी अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था कि कर्म कारक की विभक्ति होती है को, कर्म कारक की विभक्ति होती है को। तो आप कैसे बता पाएंगे, कैसे बता पाएंगे कि ये आपका संप्रदान कारक है या कर्म कारक? देखिए जो आपका कर्म कारक होता है, कर्म कारक में यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूं। राकेश ने, अब आप खुद से बता पाएंगे, राकेश ने रोहन को
बुलाया। अब आप मुझे खुद से बता देंगे आसानी से कि ये कर्म कारक है मैम और ये संप्रदान कारक है। ये अब आप आसानी से बता पाएंगे। राकेश ने रोहन को मिठाई दी। अब देखिए, यहां पर मैंने आपको बताया कि संप्रदान कारक में क्या होता है, संप्रदान का अर्थ ही होता है देना। ठीक है, तो जिसके लिए अगर कुछ किया जाता है, जिसको कुछ दिया जाता है, उसका बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं उनको संप्रदान कारक कहते हैं। तो आप पहला वाक्य पढ़िए ध्यान पूर्वक। राकेश ने रोहन को बुलाया। राकेश ने रोहन को बुलाया। तो राकेश ने रोहन को बुलाया। बुलाने वाला व्यक्ति कौन है? राकेश है, यानी कि राकेश करता है और उसके बाद कर्ता कारक चिन्ह लगा हुआ है। रोहन क्या है? कर्म है, जो उसने किया। ठीक है, उसने बुलाया, किसको बुलाया? रोहन को बुलाया। तो रोहन के साथ यहाँ पर को जो लगा हुआ है, ये कैसा को है? ये कर्म कारक है। ये क्या है? कर्म कारक। लेकिन आप नीचे देखिए, राकेश ने रोहन को मिठाई दी। राकेश ने रोहन को मिठाई दी। राकेश ने काम किया रोहन को मिठाई देने का। ठीक है, लेकिन यहाँ देने का भाव है, साफ साफ समझ में आ रहा है, देने का भाव है। तो इसीलिए ये संप्रदान कारक है, और क्योंकि इसमें देने का भाव है, ये क्या है? संप्रदान कारक है। संप्रदान कारक है क्योंकि इसमें देने का भाव है। तो अब आप समझ जाएंगे, अब आप एग्जाम में समझ जाएंगे। अगर आपको इस तरह के प्रश्न दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि इसमें कौन सा कारक है, ठीक है, तो आप समझ जाएंगे। रामू को एक फल दो, तो साफ साफ पता चल रहा है देने की बात की जा रही है, तो ये आपका संप्रदान कारक है। और अगर राकेश ने रोहन को बुलाया, अगर ऐसा लिखा हुआ है, तो ये आपका कर्म कारक है, काम करने की बात की जा रही है। तो इस तरह से माँ ने बच्चे के लिए खिलौना खरीदा, तो दो कारक है इसमें, को और के लिए। ठीक है, संप्रदान कारक की विभक्ति को और के लिए। तो इस तरह से हमने यहाँ पर संप्रदान कारक भी पढ़ा था। और आज मैं आपको देखिए जो जरूरी बातें हैं जो छूट गई है, वो बातें मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर। तो अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अपादान कारक। तो अपादान कारक में मैंने आपको बताया था कि अपादान कारक की विभक्ति भी होती है से। क्या होती है? अपादान कारक की विभक्ति से। लेकिन ये क्या दर्शाती है? ये पृथक्करण को दर्शाती है। ये क्या दर्शाती है? पृथक्करण को दर्शाती है। तो इसमें भी मैंने आपको बताया था कि आप कंफ्यूज होंगे, आप सोचेंगे कि मैम आपने तो कहा था कि जो आपका यहाँ पर हमने पहले पढ़ा था अपादान कारक से पहले, जो हमने यहाँ पर पढ़ा था करण कारक, तो आपने कहा था कि करण कारक की विभक्ति भी से है। ठीक है, करण कारक की विभक्ति भी से है। और अब आप कह रहे हो कि संप्रदान का अपादान कारक की विभक्ति भी से है। तो देखिए यहाँ पर अपादान का अर्थ है कि संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होना पाया जाता है, अलग होना पाया जाता है, अपादान कारक कहलाता है। ठीक है, एक है आपका कारण, एक है आपका रीजन, एक है आपका अलग होना, पृथक्करण को दर्शाता है। ठीक है, तो जैसे हाथ से किताब गिर गई, एक वस्तु का दूसरी वस्तु से, एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग हो जाना। ठीक है, मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल शायद दिया होगा, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, तो पेड़ से पत्तों का अलग होना। ठीक है, बच्चा साइकिल से गिर गया, बच्चा साइकिल से गिर गया।
तो जैसे मैंने लिखा था, अध्यापिका चौक से लिखती है। लिखती किससे है? चौक से। लिखने का साधन है चौक। हम चम्मच से खीर खाते हैं। चम्मच से। चम्मच क्या है? साधन है खाने का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो मैंने आपको पहले करण कारक बताया वो आपको साधन या माध्यम बताता है क्रिया के होने का। अपादान कारक होता है पृथक्करण, अलग होना। तो देखिए करण कारक की विभक्ति भी से है, किंतु दोनों कारकों के प्रयोग में अर्थ भेद है। यानी कि दोनों कारकों का प्रयोग अर्थ के अंतर के कारण होता है, क्योंकि जो एक से है उसका अर्थ है आपका साधन, और जो दूसरा से है उसका अर्थ है आपका पृथक्करण। तो हाथ से किताब गिर गई। लड़के स्कूल से लौट रहे हैं। और जैसे मैंने कहा पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। इसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। और आप कैसे पता लगाएंगे? यहाँ पर प्रश्न करेंगे कहाँ से, प्रश्न करेंगे कहाँ से, और आपको जो आंसर मिलेगा वो होगा आपका अपादान कारक। वो क्या होगा? अपादान कारक होगा। तो इस तरह से देखिए मैं आपको हर रोज यहाँ पर कुछ अलग अलग बता रही हूँ सभी के बारे में। तो इस तरह से हमने अपादान कारक को भी यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से पढ़ लिया है, समझ लिया है, और इसमें क्या विशेषता है वो भी मैंने आपको बता दी है अपादान कारक में। अब देखिए हमारा सबसे मेन महत्वपूर्ण जो हमने लास्ट सेशन में नहीं पढ़ा था और हम अभी इसको पढ़ेंगे, तो वो है यहाँ पर देखिए पहले अपादान कारक के बारे में आपको बता दूं। अपादान कारक का प्रयोग कुछ अन्य अर्थों में भी होता है। यानी कि जो अपादान कारक है उसका प्रयोग कुछ अन्य अर्थों में भी होता है, जैसे किसी क्रिया के प्रारंभ होने की सूचना में। यानी कि कोई क्रिया प्रारंभ हो रही है, उसकी सूचना अगर मिल रही है तो वो क्या है? अपादान कारक है। जैसे आज से मेला शुरू हुआ। अब इसको भी ध्यान दीजिएगा, जहां पर आपको किसी क्रिया के आरंभ होने की सूचना प्राप्त हो रही है। कल से विद्यालय में छुट्टियां हैं। कल से विद्यालय में छुट्टियां हैं, यानी कि कल से विद्यालय में छुट्टियां शुरू हो रही है। ठीक है, आज से मेला शुरू होगा। मेला आज से शुरू है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह का जो से है ये भी आपका क्या है? ये भी आपका कार्य के प्रारंभ होने की सूचना दे रहा है, और जो कार्य के प्रारंभ होने की सूचना देता है वो क्या है? वो आपका अपादान कारक है। दो वस्तुओं की तुलना के लिए भी इस कारक का प्रयोग किया जाता है। देखिए जब दो वस्तुओं को कंपेयर किया जाता है, दो वस्तुओं की तुलना की जाती है, तो उसमें भी इसका प्रयोग होता है। जैसे राम श्याम से बड़ा है। अब जहां पे कंपैरिजन वाले शब्द होंगे वहां पर भी अपादान, यानी कि अपादान हम तीन जगहों पर देखते हैं। पृथक्करण के समय, या किसी क्रिया के आरंभ में, या दो चीजों के कंपेयर में। अपादान कारक तीन तरह से यूज होता है। एक होता है पृथक्करण के लिए, दूसरा होता है किसी क्रिया के प्रारंभ में, प्रारंभ होने के लिए, किसी कार्य के प्रारंभ होने के लिए, और तीसरा होता है कंपैरिजन के लिए, कंपेयर करने के लिए, तुलना करने के लिए। ठीक है, तो ये आपने बहुत ही अच्छी बात, विशेष बात यहाँ पर पढ़ी है, तो इसको आप जरूर नोट कर लें, क्योंकि कई बार होता है कि हम अपादान कारक में उसी में अटक जाते हैं, और जब इस तरह का प्रश्न आएगा फिर हम भूल जाएंगे कि इसको हम अपादान कारक कहें या फिर करण कारक। यहाँ पर आप इसको करण कारक लिख देंगे। आप लिखेंगे कि आज से मेला शुरू हो रहा है, यानी कि आज जो है वो साधन है मेले के शुरू होने का, तो ये गलत है। ये आपका अपादान कारक ही है, लेकिन ये क्या है? कार्य के प्रारंभ होने की सूचना दे रहा है आज से। ठीक है, दूसरा भी अपादान कारक ही है। ये कंपेयर कर रहा है कि कौन किससे बड़ा है, कौन किससे छोटा है। तो इस तरह से यहाँ पर आप बहुत अच्छे से अपादान कारक के बारे में समझ चुके हैं। अगला है हमारा संबंध कारक। तो संबंध कारक भी मैंने यहाँ पर आप लोग को बताया था लास्ट सेशन में कि संबंध कारक का अर्थ होता है कि जो संबंध
जिससे हमें पता चलता है एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ, उसे संबंध कारक कहते हैं। इसकी विभक्तियां हैं काके की। यह राम का घर है, यह राम का घर है। तो इसकी संबंध कारक की विभक्ति होती है का के की, रा रे री, मा में मी। तो देखिए यहाँ पे का के की का प्रयोग किया गया है। यह राम का घर है, राम और उसके घर के बीच में एक संबंध है, एक कनेक्शन है, यह राम का घर है। ठीक है, इसी तरह से ये राम के बच्चे हैं, ये राम के बच्चे हैं। का के की, राम के बच्चे हैं। संबंध बताया जा रहा है राम और उसके बच्चों में। यह राम की पुस्तक है, यह राम की पुस्तक है, राम की। तो देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं राम और पुस्तक की यहाँ पर के बारे में यहाँ पर बताया गया है। इन दोनों का क्या है, आपस में संबंध है। कैसा संबंध है कि राम और वो उसकी पुस्तक। राम की बेटियां हैं, ये राम है और ये उनकी बेटियां हैं। तो का के की, इस तरह से हमने संबंध कारक को यहाँ पर समझा। ये आप नोट डाउन कर सकते हैं अगर आपने नहीं किया होगा लास्ट सेशन में। तो इस तरह से संबंध कारक भी हमने यहाँ पर अपना क्लियर किया, संबंध कारक भी हमने यहाँ पर पढ़ लिया। अब हमारा आता है नंबर आगे 7, अधिकरण कारक। तो अधिकरण कारक क्या होता है, जिस शब्द के रूप से क्रिया के आधार का पता चलता है। आधार यानी कि क्रिया कहाँ पर हो रही है, क्रिया के आधार का पता चलता है, उसे कहते हैं अधिकरण कारक। तो अधिकरण कारक में देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया कि क्रिया उनके होने का आधार। तो अधिकरण कारक में इसकी विभक्तियां हैं 2, मैं और पर। इसकी विभक्तियां हैं मैं और पर। अब देखिए इसमें भी क्या होता है, इसमें भी आप एक तरह से यहाँ पर प्रश्न करेंगे कहाँ, यहाँ पर प्रश्न करेंगे कहाँ, तो आपको उत्तर पता चल जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर जैसे कहेंगे इस घर में कौन रहता है, इस घर में कौन रहता है, घर में। ठीक है, क्रिया का आधार कि इस घर में कौन रहता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं का प्रयोग किया गया है। मेज पर किताब रखी है, किताब का आधार क्या है, मेज है। किताब का आधार क्या है, मेज है। हमने कहा क्रिया के होने का आधार यहाँ पर बताया जाता है। तो किताब कहाँ पर रखी है, मेज पर रखी है। शेर जंगल में है, शेर जंगल में है। ठीक है, तोता पेड़ पर बैठा है, शेर जंगल में है, तोता पेड़ पर बैठा है। तो ये क्रिया के होने का आधार, शेर जंगल में है और तोता पेड़ पर बैठा है। इस तरह से हमने नंबर 7 तक पढ़ लिया। नंबर 8 जो है वो बहुत ही सरल, बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग है। संबोधन कारक यानी कि वे कारक जिस रूप से किसी को पुकारने, चेतना का बोध कराने। अगर कोई इंसान शांति से बैठा हुआ है और हम कहते हैं सुनो, तो वो क्या है, उसको एकदम से उसको हमारी आवाज जाती है और वो एकदम से चेत हो जाता है, वापस आ जाता है। तो जिस रूप से किसी को पुकारने और चेतना का बोध होता हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। तो ऐसे अरे दुष्ट कहते हैं ना, अरे दुष्ट, हे राम। ठीक है, या हम कहते हैं अरे, अहो, सुनो, ये सारे क्या है, ये सब आपके संबोधन कारक हैं। या हम ऐसे भी यहाँ पर बहुत सारे शब्द कहते हैं, अरे बच्चों, अरे बच्चों, या कहते हैं
हे भगवान। ठीक है। और जैसे हम और भी बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं, अगर हम नाम भी किसी का ले तो उसका नाम लेकर, अरे श्याम। ठीक है, तो ये हम क्या कहते हैं, किसी को संबोधित करते हैं, किसी को पुकारते हैं, किसी को बुलाते हैं। तो जहां पर संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने और चेतना का बोध होता हो, यानी कि एकदम से हम उसको बुलाते हैं और चेतना का बोध होता है, उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसके लिए हे, अरे, अहो आदि जो संज्ञा आदि में लगते हैं, यानी कि संज्ञा के साथ भी लगते हैं। हे, किसी को दूर से आवाज लगानी है, हे। और जैसे कोई जा रहा हो तो अरे सुनो, इस तरह से हम आवाज लगाते हैं। तो ये है संबोधन कारक, यानी कि किसी को हम क्या कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं, पुकार रहे हैं, बुला रहे हैं। ठीक है, तो ये है हमारा संबोधन कारक। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 8 के 8 जो कारक हैं वो हमने पढ़ लिए हैं और लगभग 3 सेशन से हम इन्हें पढ़ रहे हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ रहे होंगे और आपने बहुत अच्छे से इसको पढ़ा, समझा और साथ ही इसको लगभग 3 जो हमारे सेशन है उसमें आपने इसको जाना। तो अब आपको यहाँ पर कारक जो है लगभग क्लियर हो गए होंगे। तो यहाँ पर 8 के 8 कारक जो है हमने पढ़ लिए हैं, उनके कारक चिन्हों को भी हमने पढ़ लिया है और विभक्तियां किसे कहते हैं ये भी हमने जाना। तो इसको आप घर पर जरूर रिवाइज करें, क्लास 9 का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कारक। तो बाकी जो कुछ भी अगर यहाँ पर आपको डाउट हो उसे आप जरूर क्लियर करें नेक्स्ट सेशन में। बाकी हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।